जो आपने सुबह पढ़ा था, क्योंकि बायोलॉजी जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, जो आपने सुबह पढ़ा था अब आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन किया, उसके बाद डायरेक्टली सो जाएंगे। नहीं, जो भी आपने पूरे दिन में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, वो आप एरर नोटबुक में लिखोगे, उसको रिवाइज करोगे और दोबारा। अब किसी ना किसी के एक्सपीरियंस से तो आप सीखोगे ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप अगर इसको फॉलो करते हो तो हो सकता है जो मैंने गलतियां की वो आप ना दोहराओ। आपने सोचा है ना, ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया और फॉलो नहीं हो रहा है। बेटा, टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो ना तो उसको फॉलो करने की हिम्मत भी रखो। ठीक है, क्लास 11th में स्कूल और नीट को बैलेंस करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। अगर इस टास्क को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और ये जो टाइम टेबल बनाना होता है ना, एक कला होता है। अगर आप इसको सीख गए तो आप इन दोनों चीजों को बैलेंस कर लोगे। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना सकते हो पूरे साल के लिए, जिसमें आपका स्कूल भी हो जाएगा और जिसमें आपके नीट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ ना, सारी रियलिस्टिक चीजें हैं और ये कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आया। जब मैं क्लास 11th में थी तो शायद ये सारी चीजें मैं फॉलो किया करती थी, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ नीट भी क्रैक कर लोगे और स्कूल एग्जाम तो आप क्रैक कर ही लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। जैसे मैंने बोला, ये बहुत ही रियलिस्टिक टाइम टेबल है ना। यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हो रही होंगी ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं एक बार क्या होना चाहिए हमारा टाइम टेबल। देखो यार, सुबह तो आपको उठना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, ये पूरे साल का टाइम टेबल है ना। तो यहाँ पर हम बहुत ही जल्दबाजी में नहीं जा रहे हैं, हम धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे। हम पहले दिन से 12 घंटे नहीं पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 अगर सारी चीजें करोगे तो बहुत आसानी से आपकी सारी चीजें हो जाएगी। तो सुबह तो उठना पड़ेगा, आप सुबह उठने की आदत डाल लो। ठीक है, तो सुबह आपको कितने बजे उठना है? सुबह आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे से लेकर 5:15 तक आपको उठना है। फ्रेशन अप हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे मैम? उसके बाद आप 5:15 से लेकर 6:45 तक बायोलॉजी पढ़ोगे। अब मैंने यहाँ पर क्यों बोला है सबसे पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी इसीलिए लिया है क्योंकि जब आप उठते हो उस टाइम पर आपका दिमाग फ्रेश होता है। और कहीं ना कहीं आपसे ऐसा बोला जाता होगा, आपने सुना होगा ये, कि सुबह सुबह उठ के ना आप रिविजन करो, है ना, और ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ो जिससे आपकी सारी चीजें याद हो जाए। तो बायोलॉजी एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तो अगर आप सुबह पढ़ोगे ना इसको तो आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, इस टाइम पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आपने कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है, मान लो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, उसका आपने एक टॉपिक पढ़ा। अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आए हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये पूरा ईयर लॉन्ग, पूरे साल का टाइम टेबल है ना। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे चीजें करनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं नीट में, आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहला सब्जेक्ट आपने कौन सा उठाया? बायोलॉजी उठाया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 6:45 से लेकर 7:30 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट कर लोगे और रेडी हो जाओगे स्कूल के लिए। 7:30 आप जो है आप रेडी हो गए, स्कूल चले गए। ठीक है, 2:30 तक आपका स्कूल होता है मैक्सिमम, अगर देखा जाए तो 2:30 तक स्कूल चलता है। 2:30 से लेकर आप 3:30 तक लंच आपने किया, घर आ गए हो, लंच कर लिया, आपने रिलैक्स किया। देखो यहाँ पर रिलैक्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इस टाइम टेबल में देखोगे आपको बीच बीच में टाइम दिया हुआ है ना। कुछ कुछ इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी क्यों ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ पर टाइम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आप एक ही बारी में, एक ही स्ट्रेच में इतना नहीं पढ़ सकते हो, है ना। कहीं आप सोच रहे हो कि एक ही बारी में हम लोग 12 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप ये चीजें जानते हो कि एक ही बारी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक ही बारी में आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। आपको बीच बीच में ब्रेक चाहिए। हो सकता है वो 30 मिनट्स का ब्रेक हो सकता है वो 1 घंटे का ब्रेक हो, बट ब्रेक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके दिमाग को रिलैक्स करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आए, आपने रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद अब आपको फिजिक्स को उठाना है। ठीक है, आपने रिलैक्स कर लिया है, आपका दिमाग भी रिलैक्स हो चुका है। उसके बाद आप फिजिक्स उठाओगे।
फिजिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना, आपने टॉपिक को कंप्लीट किया, फिर उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि आपका फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, ठीक है। थियरी वाला जो पार्ट है वो बहुत कम ही होता है आपके नीट एग्जाम में, न्यूमेरिकल बेस्ड आपका पेपर आता है। तो आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट था आपने वो पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगेन ब्रेक है। जैसे मैं बोल रही थी, बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई मैं बोलूंगी 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, नहीं बेटा, बहुत ही रियलिस्टिक चीज है, क्योंकि हमें पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो आप 5 या 5:45 के बीच में आपने एक्सरसाइज, वॉक या स्पोर्ट्स, मतलब अब ये ना ऑप्शनल हो सकता है, ये वेरी कर सकता है बच्चे पे, ठीक है। क्या पता आपको डांस करना पसंद हो, मतलब जो भी चीज, जो भी आपकी हॉबी हो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता हो सकता है आपको गाना सुनना पसंद हो सकता है आपको गाना गाना पसंद हो सकता है आपको डांस करना पसंद हो। तो ये सारी चीजें क्या करेगी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को फ्रेश कर देगी। जैसे अगर आप टॉपर से बात करते हो ना, तो टॉपर्स भी ये चीजें बोलते हैं कि भाई हम ऐसे नहीं कि 12 घंटे एक ही साथ पढ़ रहे थे, है ना, बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें वो करते थे, जैसे उनकी हॉबीज हो गई, हो सकता है आपको पेंटिंग करना पसंद हो तो आप पेंटिंग कर सकते हो, है ना, इस टाइम पर। तो डिपेंड करता है आप पे। मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज ही करनी है, वॉक ही करना है, स्पोर्ट्स ही करना है ना। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, है ना, जब मैं पढ़ती थी, क्लास 11th में थी, तब मैं क्या करती थी, जब भी मुझे ब्रेक मिलता था या फिर मैं पढ़ाई के बीच में जो ब्रेक लेती थी उसमें मैं डांस करती थी। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो अगर मैंने 30 मिनट्स भी डांस कर लिया तो मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो जाता था और वो अगले स्लॉट के लिए रेडी हो जाता था, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें कर ली। उसके बाद 5:45 से लेकर 7:15 तक आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाने वाले हो, दैट इज योर केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपने वही पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, जैसे मैंने बोला कि आपको पूरा पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट करना है, आपको धीरे धीरे चीजें करनी है। कोई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो आपके नीट के PYQs है वो भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या करना है, 7:15 से लेकर 8 आपने इसके बीच में डिनर कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप जो आपने सुबह पढ़ा था, क्योंकि बायोलॉजी जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, जो आपने सुबह पढ़ा था अब आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। चलो एक टाइम पर देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी चल जाएगा, है ना। केमिस्ट्री में तो चलो फिर भी थियरी है, फिजिक्स फिर भी चल जाएगा, बट बायोलॉजी को अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो भाई आप भूल जाओगे। ऐसा साइंस में भी बोला जाता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, है ना, तो 7 घंटे के अंदर अंदर आपको सिर्फ 60% याद रहता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके याद करने की क्षमता जो है कम होती जाती है, और अगर 12 घंटे हो गए या फिर 24 घंटे हो गए तो उसके बाद आप वो टॉपिक भूल जाओगे। तो इसी वजह से आपको बायोलॉजी थ्योरी सब्जेक्ट है उसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी को आपने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब ये जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम आप करने वाले हो। आपके पास एक एरर नोटबुक होगा। मैम ये एरर नोटबुक क्या होता है, देखो आपके पास 3 सब्जेक्ट है ना, आप नीट देना चाहते हो, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। आपने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए, हो सकता है 100 में से आपके सिर्फ 80 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक है, मुझे इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं फिजिक्स की बात करती हूँ तो फिजिक्स में आपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, अब उसमें से 50 न्यूमेरिकल्स में से आपके सिर्फ 30 ही सॉल्व हुए, बाकी के 20 तो रह गए ना। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं डामाडोल है ना। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में आपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, हो सकता है आपके 20 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हुए, तो बाकी के क्वेश्चंस तो रह गए ना। तो वो कॉन्सेप्ट, तो आपके जो वीक कॉन्सेप्ट है, जो आपको अच्छे तरीके से नहीं आए हैं, वो आपको एरर नोटबुक में लिखना है। ये जो गलतियां आप कर रहे हो ना, या फिर जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो आप सीखोगे नहीं। आपको गलतियां करनी है, ठीक है। जितना हो सके गलतियां करने से डरो मत, जितना गलतियां करोगे उतना ही सीखोगे। अगर गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, ठीक है। गलतियां करोगे, फिर आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ोगे, फिर उसके बाद वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, उसके क्वेश्चन दोबारा से लगाओगे, फिर जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यार सही बात है ना, मेरा ये जो टॉपिक है वो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो जो एरर नोटबुक है उसमें आपको ये सारी गलतियां जो लिखी हुई थी, जो आपको पता चल गया था ये टॉपिक्स, उसको रिवाइज करना है। और ये आपका पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा,
ठीक है, ये चीज आपको करनी है। और ये करने के बाद फिर आप सो सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन किया, उसके बाद डायरेक्टली सो जाएंगे। नहीं, जो भी आपने पूरे दिन में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, वो आप एरर नोटबुक में लिखोगे, उसको रिवाइज करोगे और दोबारा से बंद करोगे और उसके बाद आप सोओगे। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल है। जैसे मैंने बोला कि ये रियलिस्टिक टाइम टेबल है ना। वैसे तो टाइम टेबल जो बच्चा है वो खुद से बनाए तो ज्यादा अच्छा होता है, बट ये जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है ये बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही लॉजिकल टाइम टेबल है। कोई भी बच्चा अगर इसको फॉलो करेगा, जैसे मैंने बोला ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसे ही आके यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। देखो, अब किसी ना किसी के एक्सपीरियंस से तो आप सीखोगे ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप अगर इसको फॉलो करते हो तो हो सकता है जो मैंने गलतियां की वो आप ना दोहराओ। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल हो गया, टाइम के साथ क्या क्या आपको चीजें करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि अब आप सब्जेक्ट का रोटेशन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंडे को फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ा, ठीक है, तो ट्यूसडे को आप केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी कर लो, मतलब सब्जेक्ट का रोटेशन कर लो। इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे हर वीक में और आप बोर भी नहीं होगे। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ोगे बार बार, तो आप बोर भी नहीं होगे और सारे सब्जेक्ट भी एक साथ कवर हो जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को आपने फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ लिया, ट्यूसडे को आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लिया, वेंसडे को आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लिया, थर्सडे को बायोलॉजी प्लस फिजिक्स पढ़ लिया, फ्राइडे को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लिया। अब ये सारी चीजें तो आपके सब्जेक्ट की होगी। अब ये इसको चेंज भी कर सकते हो, जो मैंने लिखा है जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो। हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लो, है ना, हो सकता है केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो, है ना। इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हो, बट ये चीज ध्यान रखना, कोई भी एक सब्जेक्ट ले रहे हो, अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा आसान सब्जेक्ट लेना। अगर किसी दिन फिजिक्स ले रहे हो, मतलब ऐसे बायोलॉजी देखा जाए आसान नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे सारी चीजें याद करनी है, ये तो हम लोग एंड मौके पे कर लेंगे। नहीं बेटा, अगर आप ये सोच रहे हो तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी है आपकी, है ना। लास्ट में आपको जो बायोलॉजी नंबर दिला सकता है ना, वही आपको डुबा देगा अगर आप ऐसा सोचोगे। बायोलॉजी में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको याद करना, याद नहीं मतलब कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। याद तो करना ही है, कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे फिजिक्स ले रहे हो, तो उस दिन बायोलॉजी कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ साथ मत करना। ठीक है, तो एक आसान हो जाएगा और एक फिजिक्स हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है ना, नीट के बच्चों का फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, बायोलॉजी तो वो लोग फिर भी कर लेते हैं, बट फिजिक्स थोड़ा सा वीक होता है। तो इसी वजह से मैंने बोला एक डिफिकल्ट ले रहे हो तो एक आसान सब्जेक्ट ले लेना। जैसे केमिस्ट्री हो गया तो यहाँ पर आपने बायोलॉजी ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब सैटरडे को आ जाएंगे। सैटरडे को आपको पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है सारा रिवाइज करोगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे। बेटा एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपको सब कुछ आता है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू नहीं लगा रहे हो, तो इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, संडे को आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको एक रियलिटी चेक दे देगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको अपनी रियलिटी पता चल जाएगी कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपको कितने मेहनत की और जरूरत है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, तो मॉक टेस्ट आपको देना है। और मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, उसमें जो आप गलतियां कर रहे हो ना, उसको एनालाइज भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई मॉक टेस्ट दे दिया और हो गया हमारा काम, नहीं, जो उसमें गलतियां कर रहे हो, है ना, उसको भी रिवाइज करना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने संडे को कर लिया, तो ये आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूं कि कौन सा रूल हमें अपनाना चाहिए। जैसे मैंने बोला ये पूरे साल का है ना, पूरे साल का है, तो यहां पर आपको 70-20-10 रूल नीट के लिए अपनाना पड़ेगा। मैम ये क्या होता है? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, अभी हमारे पास साल है, तो हम ये रूल अपना सकते हैं। जैसे कि आपने 70% टाइम जो है एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट को दिया, 20% टाइम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस को दिया, और 10% टाइम अभी आप रिवीजन को दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बट जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आ जाएगा नीट का, ठीक है ना, उस टाइम पर ये वेरी कर सकता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट यही नहीं होता। अभी आपके पास टाइम है तो ये फॉलो कर सकते हो, बट जैसे जैसे आपका पेपर पास आता जाएगा नीट का, यहाँ पर ये रिवीजन वाला जो परसेंटेज है ये ज्यादा होता जाएगा। अब आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज। पढ़ाई हो चुकी है आपकी, ठीक है, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है। अब जैसे जैसे पेपर जो है पास आ रहा है, उस टाइम पर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का परसेंटेज जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये वेरी कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ
इस वीडियो के सबसे आखिरी टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेली टारगेट्स। वैसे तो यार डेली टारगेट्स का मैं कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को बताती नहीं हूँ, बट स्टिल जो आपने सोचा है ना, ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया और फॉलो नहीं हो रहा है। बेटा टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो ना तो उसको फॉलो करने की हिम्मत भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका टारगेट है, जैसे कि आपने टारगेट रखा है कि मुझे ये वाला टॉपिक आज ही कवर करना है, तो वो टॉपिक आपको आज ही कवर करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। मतलब कोई ऐसी खराब सिचुएशन आ जाए तो वो अलग बात है, बट आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। चाहे कुछ भी आपका मन नहीं कर रहा है और कुछ और करने का मन कर रहा है ना, दोस्तों के पास जाने का मन कर रहा है, ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, है ना। एक्सक्यूजेस को छोड़ के आपने अगर डिसाइड किया है कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको अपने डेली टारगेट जो है वो करने ही है। देखो मैं क्या करती थी पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना ये 2 पेजेस जो है ये कवर करने हैं आज ही, और किसी भी हालत में करने, चाहे मेरे को मन कर रहा हो, चाहे मुझे नींद आ रही हो, चाहे मुझे बाहर जाना हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, बट मुझे आज ये 2 पेज करने हैं। तो मैं क्या करती थी, रिवॉर्ड रखती थी अपने लिए। जैसे मुझे खाना वाना बहुत पसंद है, ठीक है, हो सकता है आपको घूमना पसंद हो सकता है आपको दोस्तों के साथ गेड़ी मारना पसंद हो सकता है आपको मतलब खाना मेरी तरह खाना पसंद हो, है ना। तो मैं क्या करती थी, वो मेरा मोटिवेशन की तरह काम करता था कि अगर मैं ये 2 पेज पढ़ लूंगी तो मैं अपने लिए ना बहुत अच्छा खाना ऑर्डर करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन वाली चीज है ना, खाना, वो मेरे लिए काम करता था और मेरा जो डेली टारगेट होता था वो अचीव हो जाता था। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो सकता है आपका कुछ और मोटिवेशन हो, आपको घूमने बाहर जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, कुछ खाना है, कुछ कपड़े ऑर्डर करने हैं, है ना, लड़कियों का होता है, तो ये भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आपका डेली टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है। यहां पर नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है, ठीक है। तो ये आपके डेली टारगेट्स की बात हो गई। बस यही चीजें हैं, यही टाइम टेबल है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, अगर आप इस टाइम टेबल को अपने इस नीट की जर्नी या स्कूल की जर्नी में इसको फॉलो कर लोगे, और फॉलो करना है, बनाना नहीं है, सिर्फ फॉलो भी करना है, तो आपका बहुत ही भला हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से नीट में भी अच्छे नंबर लेकर आओगे, नीट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, और आपके स्कूल एग्जाम का तो सिलेबस हो ही जाएगा, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आ गई। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो ये टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं, और अगर आप अलग से कोई टाइम टेबल बनाना चाहते हो तो वो भी मुझे बनाकर आप टैग कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो यस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।